हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। क्लास में मतलब कल की प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि कैसे जो है जन जो है कन्वर्ट हो रहे हैं जनपद में, और जनपद का एरिया जो है वो बढ़ेगा, आगे महाजनपद कहे जाएंगे। जिसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, भरत कबीला जो है वो पुरु कबीला के साथ मिलेगा एंड दैट बिकम द कुरु, है ना। इसके अलावा हम देखते हैं कि तुर्वस एक आपका जन होगा। इसके अलावा हम एक और जन देखते हैं क्रीवी एंड दैट बिकम द पांचाल, और पांचाल से हम देखेंगे इसकी कैपिटल काम्पिल। तो ये मैंने देखा था और यहीं से हम देखते हैं कि नेशन कैसे बनता है, उसकी शुरुआत हो जाती है। तो आपके सामने एक मैप है और उस मैप से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे जन जो है वो जनपद में कन्वर्ट होंगे। तो आप इस कुरु को समझ लीजिए, देखिए ये कुरु आपको दिखाई दे रहा है और ये हमने देखा पांचाल, ऐसे ही कौशल होंगे, विदेत होंगे और भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरीके से लेटर वैदिक का हमने सेक्शन देखा और अब हम आगे बात करने वाले हैं पॉलिटिकल कंडीशंस में। और ये जन जो है कन्वर्ट हो जाएंगे जनपद में और जनपद जो है वो आपके महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ेगी। और मैंने आपको बताया था कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया। तो फर्स्ट टाइम आर्टिकल नंबर 1 बनेगा जब इन सब को मिलाकर हम बनाएंगे मगध का साम्राज्य, ठीक है। तो ये आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे
बट हमें अभी बात करनी है पॉलिटिकल कंडीशंस की। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ आपका अर्ली वैदिक है, एक तरफ आपका लेटर वैदिक है। अर्ली वैदिक में हम देखते हैं कि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं। तो पहला तो आता है विदत। विदत जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, और इस विदत में हम देखते हैं कि द मेन एंड वुमेन बोथ आर पार्टिसिपेटेड, मतलब वो सामान्यतः दोनों पार्टिसिपेट करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि महिला और पुरुष दोनों जो हैं वो इक्वल कंडीशंस में थे, या हम ऐसा कहें कि दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे, क्योंकि महिलाओं को भी आगे चलकर इनकी स्थिति डाउन हो जाएगी। मैन एंड वुमेन बोथ आर पार्टिसिपेटेड, दोनों के दोनों जो हैं इसमें भाग लेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि समान अधिकार प्राप्त होंगे, इक्वल राइट्स दोनों को प्राप्त होंगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि विदत जो है वो एक ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन है, एक वास्तविक संस्था, और यहीं से आप और बाकी को भी समझ सकते हैं। आगे चलकर ये होगा कि ये विदत जो है वो लेटर वैदिक में खत्म कर दी जाएगी। अब जब लेटर वैदिक में खत्म करेंगे तो मैन और वीमेन को इक्वलिटी होगी? नो, हम यहां देखेंगे कि वुमेन के राइट्स चले जाएंगे लेटर वैदिक में। तो अभी हम जब आगे देखेंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे। अब ये विदत करता क्या था? विदत जो है वो डिस्प्यूट्स जो होते थे उनको सेटल डाउन करता था। अब इसको ऐसा समझ लीजिए, आपका घर एक कबीला है, आपका जो घर है, जहां परिवार है, जहां आप रहते हैं, और आपस में भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं। आपकी सिस्टर होंगी, आपके ब्रदर होंगे, आपके बीच में यदि विवाद होता है तो क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं जाते होंगे। और आपकी मम्मी बोलती हैं शाम को पापा आएंगे 5 बजे, तब हम आपके विवादों का निपटारा कर देंगे, आपके डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल डाउन कर देंगे। तो विदत इज नथिंग बट दैट इज योर फैमिली, है ना। जैसे हमने भागदूत सर को देखा था, आज हम बात करने वाले हैं विदत। तो आज आपकी विदत में कौन कौन है ये आप खुद रियलाइज कर लीजिएगा। और आपस में भाई बहन मिलकर जो काम करते हैं, आज मम्मी की तबीयत खराब है और हम यहाँ कह सकते हैं कि खाना बनाना पड़ेगा, तो एक भाई जो है वो आपका बर्तन धो लेगा और खाना बना लेगा। तो वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज ऑल्सो डन बाय द विदत, और विदत कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो कबीला एक मिलकर काम करने की चीज है, या बेसिक कह सकते हैं यूनिट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत, जो विवादों का निपटारा तो कर ही रही है, कौन क्या काम करेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। ये है विदत का कंसेप्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, और अगला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है आपकी सभा है, वो है आपका सभा। सभा जो है वो इसमें सेकेंडरी है। सभा इज वर्क लाइक दैट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे आप देखते हैं विधायिका होता है ना, वैसे ही आपका कार्यपालिका होता है, और एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रही है। एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है? एग्जीक्यूटिव जो है वो एक प्रस्ताव लेकर एक प्रपोजल लेकर आती है, और हम यहां देखते हैं इसे कहा जाता है नरिष्ट। नरिष्ट का मतलब है द प्रपोजल ऑफ द मैनी पीपल्स, मतलब कई लोगों का प्रस्ताव जिसे हम नहीं तोड़ सकते। तो ये लोग मिलकर एक काम करते हैं, या मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, या मिलकर एक निर्णय लेते हैं, और उस चीज को क्या है एप्लीकेबल किया जाएगा या लॉ बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहीं से आप देखेंगे कि सभा का काम क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। और आगे हम बढ़ते हैं, तो अगला जो है वो है समिति। तो मैंने आपको क्या बताया? विदत बताया, सभा बताया, और अब हम आ रहे हैं समिति की ओर। और ये समिति क्या करती है? तो समिति इज ए काइंड ऑफ द जनरल असेंबली, एक आम सभा होगी। तो समिति का मतलब है आपका आम सभा, और आम सभा में जनरल असेंबली होगी, और जनरल असेंबली का मेन काम होगा दैट मींस किंग का चुनाव करना। किंग मतलब हम देखेंगे हमारा जो राजा था उसे हम चुनेंगे। तो ये किंग को चुनने का काम भी जो है वो मिलजुल कर किया जा रहा है, काम भी मिलजुल जुल कर किए जा रहे हैं। इस तरीके की व्यवस्था होगी आपकी अर्ली वैदिक एज में, करेक्ट है। अब आगे हम देखते हैं कि लेटर वैदिक एज में क्या होता है। देखिए लेटर वैदिक एज में हम देखेंगे, यहां पर हम आते हैं। अब लेटर वैदिक एज में हम सबसे पहले देखेंगे विदत। एक राजा आएगा 2014 में, 2040 में वो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को शुरू कर देगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि राजा जो है वो पावरफुल हो चुका है, और जब पावरफुल होगा तो सबसे पहले तो वो विदत को खत्म कर देगा, बोलेगा कि भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यहां हम देखेंगे कि विदत जो है वो लेटर वैदिक में खत्म कर दी जाएंगे। रीजन क्या होगा? रीजन ये होगा कि राजा पावरफुल हो जाएगा, और अब उस पर नियंत्रण रखने के लिए वो नहीं चाहता कि कोई इस पर नियंत्रण करे। तो इस वजह से हम देखेंगे विदत इज कंप्लीटली डिसअपियर, दैट मींस वो उसको खत्म कर देगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम देखेंगे सभा और समिति का क्या होता है। तो सभा और समिति में हम देखेंगे कि
दो वर्ग हैं, दैट मीन्स आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं। और चार वर्ण में से हम देखेंगे कि ये दो वर्ण क्या करेंगे, इन पर अपना कब्जा कर लेंगे। तो सभा और समिति दैट मीन्स ठीक है वो बने रहेंगे, बट द ब्राह्मण क्लास डोमिनेटेड देम एंड बेसिक प्लेस वाज टेकन बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। और हम यहां देखेंगे कि ये राजा जो है वो अपनी सलाह के लिए क्या बनाएगा, रत्निन बनाएगा। रत्निन की संख्या हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 12 होंगे। और ये रत्निन किस किस वर्ग से होंगे, वो होंगे आपके ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग से। ओवरऑल हम ऐसे कहें कि सोसाइटी में जो प्रीस्ट क्लास है या जो सोसाइटी में जो कह सकते हैं क्षत्रिय वर्ण है, वो लोग हायर पोस्ट पर होंगे। राजा जो है वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को बिठाएगा। ओवरऑल वर्ण जो है वो ये दो आपके आ जाते हैं। आई होप इतना चीजें आपको याद होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं एक चीज और। मैंने ये बताया कि सभा और समिति जो है वो तो बने रहेंगे, सभा और समिति लेटर वैदिक में भी रहेंगी, बट ये सभा और समिति जो है वो डोमिनेटेड हो जाएंगे। वो डोमिनेटेड किसके हो जाएंगे, वो ब्राह्मण क्लास के हो जाएंगे। मतलब समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण रहेंगे। और ये दो वर्ण के लोग ही जो है वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, इसमें आ जाएंगे सभा और समिति में। तो सभा और समिति दैट वाज डोमिनेटेड बाय द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी एंड दिस इज द ब्राह्मण एंड द क्षत्रिय। या हम ऐसे कहें कि केवल और केवल राजा के पसंद के लोग यहां पर रहेंगे तो भी कोई गलत नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट्स। तो इस तरीके से हमने देखा है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में यहां विदत है, यहां विदत है, यहां सभा है, यहां समिति है। लेकिन विदत यहां पर खत्म हो जाएगा, सभा और समिति होंगे तो उन पर कौन का अधिकार हो जाएगा, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण का, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि ये कहानी जो है वो आगे बढ़ेगी। एक चीज और मैं आपको बोल देता हूं कि ये मैंने केवल समझाने के लिए स्लाइड्स रखी, ये वाली है ना, आप देखेंगे उसमें एनिमेशंस लगे हुए हैं और ये एनिमेशंस आपको डायरेक्ट मिल गए हैं। मैंने इसलिए आपको डायरेक्ट एनिमेशन भेजे, लेकिन आप जब अंदर के कंटेंट में जाएंगे तो आपको ये एनिमेशन या जो ओवरलैपिंग की जो समस्या हो रही है वो आपको अवॉइड हो जाएगी, क्योंकि ये विदत जो है वो आगे भी मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो एक बार आएगा तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, तो जो आपको जो समस्या आ रही है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। किसी ने भेजा था कि सर ओवरलैपिंग की समस्या आ रही है, तो वो ओवरलैपिंग की समस्या को हम वहां ठीक कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए। अब चीज यहां देखेंगे कि लेटर वैदिक में ये जो ऑफिशियल तंत्र है, मतलब किंग है लेटर वैदिक में, और किंग को सपोर्ट कौन करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे रत्निन। जो रेड वर्ड में आपको दिखाई दे रहा है वो रत्निन रहेंगे, और ये रत्निन की संख्या होगी 12। देखिए किंग यहां पर पावरफुल हो चुका है, और किंग के पावरफुल होने के बाद उसकी कैबिनेट में कौन होगा, वही होगा ना जो उसके पसंद का होगा। क्या लाल कृष्ण आडवाणी होंगे? नो। क्या कौन के पसंद, उसके पसंद का कौन होगा, अमित शाह होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किंग इज वेरी पावरफुल एंड दैट मीन्स ठीक है वो अपनी कैबिनेट बनाएगा, और उस कैबिनेट को हम कहेंगे रत्निन। एंड इस रत्निन में कितने लोग होंगे, 12 होंगे। तो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट, या कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की रत्निन, बात एक ही है, समझ गए होंगे। तो हमने देखा कि करंट के सिनारियो से हम कंपेयर कर रहे हैं और उसको कनेक्ट कर रहे हैं, और कनेक्ट करते हुए हम देख रहे हैं। तो विदत इज नथिंग बट दैट इज द बेसी योजना आयोग, और इस योजना आयोग को खत्म कर दिया था नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि वो पावरफुल थे, उन्हें मैंडेट मिला था, और उसके बाद उन्होंने आपका नीति आयोग बनाया था। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी ना, क्योंकि आप सब लोग बेसिकली एक लेवल के स्टूडेंट हैं, थोड़ी सी चीजें आपको पता होंगी। मैं थोड़ा कनेक्ट कर देता हूं करंट के सिनारियो से। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द सोसाइटी ऑफ द इंडस, सोसाइटी ऑफ द वैदिक कल्चर, है ना। वैदिक कल्चर में सोसाइटी कैसी थी, दोनों को हम देखेंगे अर्ली और लेटर में। अब देखिए आगे हम बढ़ने वाले हैं सोसाइटी की ओर, और सोसाइटी में क्या होने वाला है वो हम समझने वाले हैं। देखिए सोसाइटी में समझना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अर्ली वैदिक में जाना होगा। और अर्ली वैदिक का सोर्स क्या है, जैसा मैंने आपको बताया ऋग्वेद। मैं ऋग्वेद के पास पहुंच गया हूं, और ऋग्वेद में जाने के बाद हम देखते हैं कि ऋग्वेद जो है वो मंडल में डिवाइडेड। मंडल मीन्स दैट मीन्स देयर आर द नंबर ऑफ चैप्टर्स। गॉट इट। तो यहां पर उसको मंडल कहा जाता था, हम उसे चैप्टर कह सकते हैं। तो चैप्टर्स कौन कौन से हैं उनमें हम देखेंगे तो यहां पर 10 मंडल दिखाई देते हैं टोटल ऋग्वेद में। हमें बाकी मंडल की बात नहीं करनी है, बट हम अभी सबसे पहले पढ़ने वाले हैं 10वां मंडल। तो 10वां मंडल दैट इज द 10th मंडल, एंड 10th मंडल में बात की गई है पुरुष सूक्त की।
पुरुष सूक्त का मतलब क्या है? वी कैन से दैट कि एक श्लोक लिखा गया है, या वहां पर हम कह सकते हैं कि 10th मंडल में एक आपकी ह्यूम्स लिखे गए हैं, और उस ह्यूम्स में यह बताया गया है कि जो आपके वर्ण हैं वो उनकी उत्पत्ति हुई है। अब वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 1 2 3 4 इज नथिंग बट दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इनके बारे में यह बताया है कि ऑल दीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द ब्रह्मा। अब ये ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा आप सब जानते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उनके अलग अलग शरीर के अंगों से अलग अलग वर्ण की उत्पत्ति हुई है। अब ऐसा हम कह सकते हैं कि देखिए, ये उत्पत्ति ऐसे हुई है कि शरीर का मतलब जो ब्रह्मा की उत्पत्ति है वो माउथ से हुई है, मुख से हुई है ना। इसके बाद हम देखते हैं छत्री की जो उत्पत्ति हुई है, द ओरिजिन ऑफ द छत्री इज बेसिकली कह सकते हैं द आर्म्स ऑफ द ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है। इसी तरीके से वैश्य जो आपके थाइस उसके जंघाओं से हुई है, और फोर्थ मतलब आपके जो पैर हैं या नाखून हैं वहां से आपकी शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अब एक चीज बताइए आप लोग, शरीर का निचला हिस्सा पैर को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या पैर आपके काम के नहीं है? क्या बॉडी के पैर जो है काम के नहीं है, तो क्या बॉडी से उनको निकाल दिया जाएगा? मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के लिए पैर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऐसा तो है नहीं है कि भाई आपके नाखून काम के नहीं है तो नाखून को निकाल देते हैं। तो शुरुआत में ऋग्वेद में पुरुष मंडल में यह बात की गई थी कि द ऑल बॉडी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी बराबर हैं, सभी लोग इंपॉर्टेंट हैं। और आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, हां यह बात जरूर है कि कुछ शरीर के ऊपरी भाग होंगे और कुछ शरीर के निचले भाग होंगे। तो 4 नंबर दैट मीन शूद्र का मतलब यह नहीं है कि आप उसे निचले क्रम में रखोगे, तो वैसी चीज है कहीं ना कहीं। लेकिन आगे चलकर यह व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि जो निचले भाग में होगा उसे सोसाइटी में भी निचला कहा जाएगा, दैट मीन्स लोअर कैटेगरी में गिना जाने लगेगा। एंड इट इज वेरी लेटेस्ट मंडल। देखिए ऋग्वेद में जो ये मंडल लिखा गया है 1 से लेकर 10 तक, उनमें सबसे प्राचीनतम है वो है 2 से लेकर 7 तक। 2 से लेकर 7 जो है सबसे आपके ओल्डेस्ट हैं। ये 10वां मंडल कब लिखा गया? ये 10वां मंडल ऐसा समझ लीजिए 31 दिसंबर 2020 को लिखा गया। आपका एग्जाम यदि 31 दिसंबर को होता है तो इसके रिजल्ट कब आएंगे? आपके रिजल्ट कब आने वाले हैं? आपके रिजल्ट आएंगे लेटर वैदिक में। गॉट इन माय पॉइंट्स? तो अर्ली वैदिक में ये व्यवस्था लिखी गई थी, लेकिन ये व्यवस्था इक्वलिटी के बेस पर थी, सभी लोग बराबर थे, सभी अंग समान थे, सभी अंग की इंपॉर्टेंस थी, उसके बेस पर लिखा गया था। ठीक है, लेकिन आगे चलकर यह व्यवस्था क्या होगी? कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यह व्यवस्था कब कन्वर्ट होगी? वो होगी आपकी लेटर वैदिक एज में। मतलब आपने यदि 31 दिसंबर को एग्जाम दिया है, आपने ये नवीनतम मंडल का मतलब यह है कि ये साल के सबसे अंतिम दिनों में लिखा गया है, और अंतिम दिनों में लिखा गया मतलब 31 दिसंबर 2020 को। तो इसका रिजल्ट कब आने वाला है? 2021 में, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जो चीज अर्ली वैदिक में अंत में लिखी गई उसके परिणाम आपको यहां दिखाई देंगे, लेकिन सब इक्वल थे। और इस तरीके से हम देखते हैं ऋग्वेद से जानकारी हमने ले ली है। देखिए ओरिजिन की बात की गई है, बताया गया है, और ये कई चीजें क्या है मैथोलॉजी से भी जुड़ी हुई हैं, रिलीजियस से भी जुड़ी हुई हैं, तो ओरिजिन बताने की बात की गई है। अब देखिए मैंने तभी तो आपको बताया ये कब लिखा गया, 31 दिसंबर को लिखा गया है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन क्या बोला गया? सब लोग बराबर हैं, इक्वल हैं। लेकिन आगे चलकर सोसाइटी इसको अलग कंसीडर कर लेगी। देखिए हमें रिसर्च नहीं करनी कि बॉडी पार्ट से वो कैसे कैसे अलग अलग हो गए, ठीक है, हमें कंसेप्ट को समझना है। और यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि ऋग्वेद में ये कहा गया दैट मींस वन, दैट मींस आपके सारे के सारे बराबर हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये लोग आपके बराबर हैं, ऐसा हम देखेंगे। दैट मींस यदि लड्डू बटेगा तो सब में बराबर बटेगा। करेक्ट है? मेरी बात समझ में आई? ऑल आर इक्वल इन द अर्ली वैदिक एज। और हम यहां देखते हैं इक्वलिटी या समानता का कंसेप्ट। ठीक है, आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर हम देखेंगे। मतलब देखिए अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक की ओर जाने पर हम देखेंगे 1000 बीसी पे चेंजेस होते हैं, और 1000 बीसी में क्या होने वाला है? आयरन आपको देखने को मिलेगा, और ये आयरन ही आग लगाने वाला है। जैसे इंटरनेट ने आज के जमाने में क्रांति ला दी है, वैसे ही आयरन क्रांति लेकर आएगा। ये क्रांति क्या लेकर आएगा उसे हम समझने वाले हैं। 1000 में क्या होगा कि एग्रीकल्चर में के टूल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आयरन आ चुका है, और आयरन के आने के बाद हम देखते हैं कि जो टूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे।
जाएंगे। और एग्रीकल्चर में जब स्ट्रांग होंगे तो हम देखते हैं कि प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, जो उत्पादन है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, इतना तेजी से बढ़ेगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैसा हम देखते हैं कि इंटरनेट के आने के बाद आप सभी लोगों को 1 GB 2 GB 3 GB खाने की आदत पड़ गई है, करेक्ट है, क्योंकि आप देखेंगे इंटरनेट पहले भी था, लेकिन आप देखिए जियो के आने के बाद अचानक से 1 GB 2 GB रोज सुबह दोपहर शाम आप खाइए 1 GB, ऐसा ऐसा आप देखने को मिलता है। एक प्रकार का रिवॉल्यूशन आ गया है इंटरनेट में, और आज की डेट में हम जुड़े भी हुए हैं इंटरनेट के द्वारा, तो इसमें भी कोई वो नहीं होगा। और ऊपर से क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया तो लोगों को कंसेप्ट को चेंज की बात करें तो ऑफलाइन क्लासेस या जो भी है बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं। तो ओवरऑल हम ऐसा कहें कि आयरन के आने से एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ। एग्रीकल्चर जब इंक्रीज हुआ तो हम देखेंगे भैया एक चीज आएगा और वो है पैसा, अपना सपना, मनी मनी। अल्टीमेटली व्यक्ति किसके लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है। और हम यहां देखेंगे जब ये पैसा आएगा तो लोगों का दिमाग खराब होगा। और ये लोग कौन हैं, ये लोग हैं आपके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और ये ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से कुछ लोग आएंगे एंड दे आर मेकिंग अलायंसेस। और ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हैं वो क्या करने वाले हैं, आपके अलायंस बनाएंगे और वो ये कहेंगे कि हम बन जाते हैं सीएम, आप बन जाइएगा डिप्टी सीएम, और बाकी जो है वो अपना अपना देख लेंगे। आप देख लीजिए हरियाणा में चले जाइए और ये अलायंसेस जो है वो इसी तरीके से निकल कर आ रहेंगे। जो बीजेपी जो आपकी जो चौटाला के साथ या उसके साथ चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन चुनाव के रिजल्ट के आने के बाद दे आर मेकिंग अलायंसेस एंड दे बिकम द बीसी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सिमिलरली यहां पर हम देखेंगे कि ब्राह्मण एंड क्षत्रिय दैट दे आर मेकिंग द बीसी। जो अर्ली वैदिक में ये सब एक साथ थे, ब्राह्मण इधर, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग। अब आप देखेंगे सब लोग बराबर थे यहां पर, लेकिन ये गठबंधन अब किसके बीच में बनेगा, वो गठबंधन बनेगा ब्राह्मण एंड क्षत्रिय के बीच में। और ये सीक्वेंसेस जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब सबसे ऊपर सोसाइटी में कौन होगा, ब्राह्मण होगा, और इसके बाद कौन होंगे, क्षत्रिय होंगे और वैश्य होंगे और शूद्र होंगे। इवन दो दे आर दैट मींस कंसीडर दैट मींस द बीसी अपर 3 वर्ण इज कॉल्ड द आर्यंस, और जो आखिरी वाला होगा उसे बीसी नॉन आर्यंस कहा जाने लगेगा। अब देखिए यहां पर कद्दू, यहां पर लड्डू जो है वो बीसी कह सकते हैं बटेगा तो सब में बराबर बटेगा, लेकिन आप देखेंगे कि भाई लड्डू बटेगा तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, आंसर दीजिए। आई होप यू आर एंजॉइंग द ऑल लड्डूज। आप सभी को बेसिक समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कहानी चेंज हो रही है। और जो इक्वलिटी यहां आपको देखने को मिल रही है, क्या वो ऐसी अब बेसिकली कैसी हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगा यहां पर टॉप में कौन आ चुका है, आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस तरीके से हम देखते हैं वी विल ऑब्जर्व बेसिक डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं और ये डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है। I hope you all are enjoying the BC all laddus and how we can say that this equality is going to convert in this discriminations। ये भेदभाव लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पीछे थोड़ा सा छुप रहा है, तो परेशान ना हो, नाराज ना हो, ठीक है। मैं इसीलिए कहता हूं कि रिलीजन या BC कह सकते हैं कि धर्म को आप कोने में रखें जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि मेरी बातों से कोई नाराज हो जाए, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को नाराज नहीं करना है। दिस इज अ हिस्ट्री एंड दिस इज अ रिलीजन, करेक्ट है। तो हमें कहीं ना कहीं क्या है, चीजों को समझना होगा। और वास्तव में आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं। और सोसाइटी में आप देख रहे हैं कि जो सोसाइटी इक्वल पर आधारित थी, ब्रह्मांड यदि हम कह सकते हैं वो सभी अंगों पर आधारित थी, सब अंग बराबर हैं, तो फिर भेदभाव क्यों। और यहीं से हम देखेंगे कि भेदभाव जो है वो कहीं ना कहीं आएंगे। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि लड्डू जो पहले सब में बट रहा था, अब वो लड्डू सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, ब्राह्मण को। अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई मैं यहां से बोल रहा हूं तो वो क्या होगा कि जो सबसे पहले आएगा उसको बराबर उसको मिलेगा। अभी भी कोई भी सेशन को ज्वाइन कर सकता है, उसको भी इसलिए लड्डू मिल जाएंगे बराबर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो क्लास है उसमें अर्ली वैदिक की कंसेप्ट है, उसमें आपकी इक्वलिटी देखने को मिलेंगी, है ना। हमारी क्लास जो है वो लेटर वैदिक जैसी बिल्कुल नहीं है कि जो पहले आएगा उसको ही ज्यादा मिलेगा, करेक्ट है। मेरी बात समझ गए होंगे। तो आई होप एंजॉइंग बेसिकली ऑल लड्डूज। और बेसिकली यहीं पर हम देखते हैं कि किस तरीके से आयरन के आने से आग लग गई, आपकी पूरी की पूरी सिस्टम चेंज हो गई है। बट अर्लियर द वर्ण सिस्टम यहां भी है, वर्ण सिस्टम यहां भी है, बट इट वाज बेस्ड ऑन द बेसी कर्म। ये पहले कैसी थी, कर्म आधारित थी आपके। अब यहां पर आप देखेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिकली बर्थ। अब आप देख लीजिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म यहां हुआ है, वो भी इसलिए कह सकते हैं यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकता, हम ऐसे कहें। या किसी व्यक्ति का भी इसी जन्म यहां पर हुआ है और वो चाहता है कि वो जूता पॉलिश करे, तो वो जूता पॉलिश नहीं कर सकता, क्योंकि जूता पॉलिश जो है वो किसी और का काम है।
तो ओवरऑल हम ऐसा कहें कि वर्ण सिस्टम इज टोटली चेंजिंग एंड दिस वर्ण सिस्टम वाज डिपेंड ऑन द बेसिक डीड्स एंड नाउ इट्स बर्थ। अब देखिए आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर यहीं से इस वर्ण से निकलेंगी आपकी जातियां। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, है ना, वर्ण से निकलेंगी जातियां, और जो व्यक्ति जो काम करेगा दैट मींस व्हाटएवर दैट मींस ही इज डूइंग दैट बिकम द बेसिक कास्ट, वो उसकी कास्ट बन जाएगी, जाति बन जाएगी। कोई व्यक्ति यदि बेसिक ऑयल का व्यापार कर रहा है तो वो ऑयली कहे जाएंगे, कोई व्यक्ति यदि सोने का काम कर रहा है तो वो सुनार कहे जाएंगे। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स, मैं क्या कहना चाहता हूं। एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ। तो इस तरीके से तो कोई व्यक्ति यदि तेल है व्यापार कर रहा है तो वो तेली कहा जाएगा, तो ऑयल से ऑयली बन जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है आगे देखने को मिलेंगी, और ये हमने समझ लिया है। तो समाज की स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा भी कह सकते हैं यहां पर चेंज होने वाली है, और उसको हमने बखूबी समझ लिया है। तो आगे के लड्डू की ओर बढ़ते हैं। सोसाइटी में और क्या है, सोसाइटी में यदि हम बात करने वाले हैं अर्ली वैदिक में, और सोसाइटी में यदि हम बात करें, यदि महिलाओं की हम बात ना करें तो महिलाएं बुरा मान जाएंगी, लेकिन यहां बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हम उनकी बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं और उनको भी हम लड्डू देने वाले हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि ये स्माइल क्या कह रही है। ये स्माइल आपको किसी स्माइल की ओर लेकर जा रही है, और ये स्माइल ये कह रही है कि द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज वेरी वेरी फ्रेंडली एंड वी कैन सी दैट दिस इज द विक्ट्री साइन ऑफ द वुमेन। और ये जो आपकी महिलाएं हैं वो ये कहती हैं विक्ट्री, दैट मींस दे आर इन वेरी गुड कंडीशंस। मैंने आपको क्या बताया था, विदत बताया था, और विदत में क्या भाग ले रही हैं, मेल एंड फीमेल, मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों भाग ले रही हैं। और जब महिलाएं और पुरुष भाग लेंगे तो वी कैन से दैट द बेसिक स्माइल। तो एक स्माइल आप लोग भी कर दीजिएगा जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां कहीं ना कहीं देखेंगे कि दिस स्माइल इज क्लियरली इंडिकेशंस दैट इज द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज वेरी गुड इन द अर्ली वैदिक एज, बट दिस स्माइल इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द लेटर वैदिक एज, और ये स्माइल जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं अर्ली वैदिक में क्या है। तो अर्ली वैदिक में वुमेन्स ऐसा क्यों कर रही हैं, ऐसा विक्ट्री साइन क्यों कर रही हैं। सबसे पहला पॉइंट है दे गॉट द बेसिक एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल नंबर 21 उनको दिया गया है। आर्टिकल नंबर 21 क्या बोलता है, आपको शिक्षा का अधिकार देता है। क्या महिला और पुरुष दोनों को देता है? यस, हम बात केवल महिलाओं की कर रहे हैं। वी कैन से दैट कि दे हैव द बेसिक एजुकेशनल राइट्स। यस, आर्टिकल नंबर 21 उनको दिया गया है। गॉट इट माई पॉइंट्स। चलो आगे देखते हैं। स्माइल बनी रहे और ये शैक्षणिक अधिकार उनको मिल चुके हैं। मैं सभी से स्माइल चाहता हूं इस मुद्दे पर। शैक्षणिक अधिकार हमने देखा, उसके बाद हम आगे देखते हैं। आप आता है महिलाओं को एक और अधिकार दिया गया है, दैट इज ऑटोनॉमिक प्रैक्टिस। ऑटोनॉमिक प्रैक्टिस इज नथिंग बट दैट इज स्वयंवर, और स्वयंवर मतलब अपने वर को चुनना, हस्बैंड को चुनना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बेसिस स्वयंवर कस्टम्स एंड दिस इज कॉल्ड द ऑटोनॉमिक प्रैक्टिस। आपने एक नाम सुना होगा, कुछ दिनों में पहले एक स्वयंवर आया था राखी सावंत का। ये राखी सावंत की घटना है, वैसे ही आप समझ लीजिए। राखी सावंत भी वैसी क्या है, लेकिन वो लोगों को बेवकूफ बना रही थी। वो अपने आप को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया है, वो समझना है, लेकिन स्वयंवर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। महिलाओं को और क्या क्या अधिकार दिए गए थे, इवन दो दे कैन दैट मींस टू मैरिड विद द मल्टीपल पर्सन्स, ठीक है, वो एक से ज्यादा पति रख सकती हैं। पॉलीएंड्री सिस्टम, और पॉलीएंड्री सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण है द्रौपदी। नाम तो सुना ही होगा। तो महाभारत का जो कैरेक्टर द्रौपदी है, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं महिलाओं को कई अधिकार दिए गए हैं। अब देखिए अर्ली वैदिक एज में क्या हो रहा है, आपने देखा कि महिलाएं जो हैं वो एक से ज्यादा हस्बैंड को रख रही हैं। लेटर वैदिक में पुरुष ज्यादा रखेंगे, मेल रखेंगे एक से ज्यादा। और यहां पर हम देखेंगे वुमेन 1 दैट मींस, ठीक है, वुमेन 2, वुमेन 3, इस तरीके से होगा। द कंडीशन ऑफ वुमेन इज गोइंग टू डिक्लाइन इन द लेटर वैदिक एज। आई होप यू आर ऑल आर गेटिंग, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं। तो पुरुष की स्थिति यहां पर अच्छी हो जाएगी, हालांकि पुरुष की स्थिति यहां बुरी नहीं है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं पॉलीएंड्री सिस्टम। राखी सावंत को याद रखिएगा, लेकिन राखी सावंत को यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। और अब हम जाते हैं, दैट मीन्स यदि वुमेन जो है वो अनमैरिड रहना चाहती, शी वॉन्ट टू अनमैरिड इन द होल लाइफ, शी कैन, दैट इज इंडिपेंडेंट लाइफ, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड द अमाजू। यदि कोई महिला बेसी अनमैरिड रहना चाहती है, शी कैन, इट वॉज द राइट ऑफ द वुमेन एंड इट वॉज गिवन इन द अर्ली वैदिक एज। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या होगा, लेटर वैदिक एज में आएंगे संस्कार,
और संस्कार की संख्या कितनी है 16, और इसमें है 15वां संस्कार, हम ऐसे कह सकते हैं 15th जो संस्कार है वो है आपका मैरिज। अब आपको शादी करनी ही पड़ेगी और ये एक मैंडेटरी प्रोसेस बन जाएगा कब, लेटर वैदिक एज में। तो एक तरह से हम उसके राइट्स को छीन रहे हैं और इसीलिए हम देखेंगे आगे चलकर इसकी स्माइल जो है वो चली जाएगी। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। तो आपकी स्माइल बनी रहे और हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या वो दोबारा शादी कर सकती है। यस, शी कैन मैरी, एंड दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड द नियोग प्रैक्टिस इन द अर्ली वैदिक एज। ऋग्वेद में इस प्रक्रिया को कहा गया है पुनर्विवाह, या अंग्रेजी में हम कहें तो विडो रीमैरिज, पुनर्विवाह कर सकती। बट नियोग प्रथा जो है या रीमैरिज जो है वो प्रोसेस जो है वो दो ऑब्जेक्ट को लेकर होती थी। दैट मीन्स पति की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई के साथ विवाह कर दिया जाएगा। तो हस्बैंड है और हस्बैंड दैट मीन्स ठीक है वो एक्सपायर कर गया तो हस्बैंड के ब्रदर के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। ये है आपका नियोग प्रैक्टिस। इससे हम देख सकते हैं क्लियरली इंडिकेशन है कि उस महिला का घर दोबारा बस जाएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो अब एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर नियोग प्रैक्टिस का उद्देश्य जो है एक तो ये हो गया घर बसाना, दूसरा यदि उस महिला के बच्चे नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स ठीक है कोई बच्चे नहीं है, तो भी हम कह सकते हैं तो सन की रिक्वायरमेंट के बेस पर भी क्या होता है, दोबारा शादी होती है। दैट इज मेंशन इन द ऋग्वेद। गॉट इट माय पॉइंट्स? मजा आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? प्लीज कमेंट करें और आपकी स्माइल भी दें तो मुझे भी मजा आ जाएगा और मैं भी मुस्कुरा दूंगा इन महिलाओं की तरह। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, लेटर वैदिक एज में क्या होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं दिस स्माइल इज गोइंग टू डाउन। दैट मीन्स यहां पर हम देखेंगे कि महिलाओं की जो स्माइल है वो डाउन हो जाएगी। अब वो समय चला गया है क्योंकि अब हम आ गए हैं लेटर वैदिक एज में। क्यों चली जाएगी उसको हम थोड़े समझेंगे और वो देखेंगे। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बीसी पब्लिक अफेयर्स, वी कैन से दैट। वो अब मैंने आपको बताया था विदत में क्या थे, मेल भी थे फीमेल भी थे। जब विदत ही नहीं रहेगा और विदत को मैंने बताया जब योजना आयोग ही नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे ना महिलाएं इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगी एंड दे कैन नॉट पार्टिसिपेट, वो सार्वजनिक मामलों में भाग नहीं ले सकती। ये है कहानी भी इसलिए आपकी लेटर वैदिक एज की। और क्या कारण है, दैट मीन्स हम देखेंगे बहुपत्नी प्रथा प्रचलन में आएगी। पॉलीगैमी वाज प्रैक्टिस दैट इज इन फेवर ऑफ द हस्बैंड, ये पुरुष के फेवर में होगी। अब बेसिकली पुरुष जो है वो स्माइल कर देंगे और हम यहां देखेंगे कि महिलाओं की कंडीशन जो है वो डाउन हो जाएगी। गॉट इट माय पॉइंट्स? ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि महिलाओं को बेसिकली क्या है कि विडो रीमैरिज की जो अनुमति है वो कहीं ना कहीं खत्म की जाएगी। अब वो दोबारा शादी नहीं कर सकती हैं, इवन दो दे कैन नॉट क्लेम द बेसिकली वेल्थ, मतलब हम देखेंगे उनको संपत्ति के भी अधिकार नहीं होंगे। तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं के बहुत से अधिकार जो यहां दिए गए थे बट वो लेटर वैदिक एज में खत्म हो जाएंगे। तो महिलाओं की जो स्माइल यहां पर दिख रही है वो कैसी हो जाएगी, वो आपकी डाउन हो जाएगी। लेकिन फिर भी स्टिल तो हम देखते हैं द वुमेन ऑफ कंडीशंस जो है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक एज में चेंज हो जाती। फिर भी स्टिल हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप कुछ महिलाओं की कंडीशंस की बात कर लें तो देखो लेटर वैदिक एज में क्या होता है कि लेटर वैदिक एज में आप देखेंगे कि महिलाओं को कंपैरिजन कर लिया जाएगा समाज की सम बुराइयों के साथ। दैट मीन्स हम कह सकते हैं द बीसी अकॉर्डिंग टू द मैत्रायणी संहिता देयर आर द 3 एबल्स। एबल्स का मतलब है समाज की बुराइयां। अब समाज में 3 बुराइयां हैं, जैसे हम देखेंगे वाइन या लिकर, ठीक है ना, और दूसरा हम देखेंगे गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब जुआ हो जाएगा, और सोसाइटी ये कहने लगेगी कि अब तीसरी बुराई जो है वो वुमेन है एंड दैट इज मेंशन इन द बीसी, दैट इज बेसिकली मेंशन इन द मैत्रेयी संहिता। ये एक आपकी एक लिटरेचर है, एक बुक है और उस लिटरेचर बुक में ये बात मेंशन की जाएगी। अब इससे आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि सोसाइटी जो है वो इन चीजों के साथ, इन वस्तुओं के साथ एक वुमेन को कंपेयर कर रही है और वुमेन को जब कंपेयर कर रही है तो वुमेन की कंडीशन यहां डाउन हो जाएगी। गॉट इन माय पॉइंट्स? मैं लेटर वैदिक एज की बात कर रहा हूं तो लेफ्ट की बात कर रहा हूं, राइट की बात कर रहा हूं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जो महिलाएं हैं उनको देख लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो यहां हम देखेंगे कि ऋग्वेद में मतलब अर्ली वैदिक, अब देखिए अब मैं लेफ्ट में आ चुका हूं, अब लेफ्ट में आ चुका हूं तो हम देखेंगे कि मैं लेफ्ट में उन वुमेन्स की बात करने वाला हूं जो खास है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बोलूं
कि जैसे आज की डेट में हम देखेंगे कि आपने मृदुला सिन्हा का नाम सुना है, मृदुला सिन्हा। डू यू रिमेंबर दिस नेम? डू यू नो दिस नेम? क्या आप लोग इनको जानते हैं? I considers one of the basic important lady, and this lady name is called Mridula Sinha. Similarly, मृदुला सिन्हा के जैसे ही हम देखेंगे कि अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद में कुछ ऐसी वुमेन्स मिलती हैं और इन वुमेन्स के नाम हैं अपाला, घोषा, विश्वरा एंड लोपमुद्रा। ये महिलाएं जो हैं दे आर पार्टिसिपेटिंग टू राइट इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि ऋग्वेद के जो मंडल हैं उनमें जो श्लोक लिखे गए हैं उन श्लोक को लिखने में इन महिलाओं ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। वैसे ही हम देखते हैं मृदुला सिन्हा, दैट इज बेसिक कह सकते हैं कि शी इज बेसिक कंट्रीब्यूटिंग इन द गवर्नेंस, और वो कहीं ना कहीं क्या है, गवर्नर मतलब थी, एक्स गवर्नर थी बिल्कुल। और आप देखेंगे कि ये इस जमाने की महिलाएं हैं। तो वैसे ही ऋग्वेद में भी हुआ करती थी, और ऋग्वेद में कौन हुआ करती थी? अपाला, घोषा, मिश्रा। एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था और किसी को पता नहीं था मृदुला सिन्हा के बारे में, तो फिर मैंने अगला नाम दिया प्रियंका चोपड़ा, और प्रियंका चोपड़ा को सभी जानते थे। तो जैसे आज की डेट में प्रियंका चोपड़ा है, जैसे आज की डेट में मृदुला सिन्हा है, वैसे ही उस जमाने में हम देखेंगे अपाला, घोषा और विश्वरा होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, अब लेटर वैदिक एज में भी ऐसा ही कुछ है। वुमेन की कंडीशन डाउन तो हुई, लेकिन कुछ महिलाएं हैं यहां भी। सम ऑफ द बीसी वुमेन इज ऑल्सो बीसी मेंशन इन द लेटर वैदिक। और लेटर वैदिक एज में हम यदि देखें तो बृहद आरण्यक जो उपनिषद है वहां पर कुछ लोगों के नाम मिलते हैं, जैसे गार्गी, मैत्रेय, कात्यायनी। तो इनके नाम हमें थोड़ा थोड़ा सा समझने होंगे। सम ऑफ द वुमेन इज ऑल्सो मेंशन इन द लेटर वैदिक एज। बट इन माई पॉइंट्स थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। कुछ चीजें मेरे पीछे छुप गई, आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें कनेक्शन मिल जाएगा और मैंने उसमें कर दिया है। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ वुमेन अर्ली वैदिक एज में ऐसी है, लेटर वैदिक में ऐसी है, ये हमने आसानी से समझ लिया है। गॉट इट माई पॉइंट्स? ठीक है, तो अभी तक देखिए, अभी तक हमने क्या क्या सीखा। टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन, बेसिकली हमने अभी तक देखा है आपका पॉलिटिकल कंडीशंस, और इसके बाद हमने सोसाइटी को समझा। और भी चीजें हम सीखेंगे अभी, करेक्ट है। और अब हम बात करने वाले हैं रिलीजन की कर लेंगे, और हम फिर इकोनॉमिकल कंडीशंस की कर लेंगे। तो जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं वो मैंने अभी आपको कवर कर लिए हैं। अर्ली वैदिक को भी देखा मैंने, और आपको लेटर वैदिक को भी समझाया कि कैसे चीजें चेंजेस हो रही हैं। और ये आयरन ही है जो एक कह सकते हैं कि आपका चेंजेस लेके आ रहा है। सिमिलरली हमने देखा कि जैसे आपका इंटरनेट एक क्रांति लेकर आ रहा है, सोसाइटी में कितने ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, आज की डेट में आप देखेंगे हर व्यक्ति जो है वो इंटरनेट है और बेसी 1 GB 2 GB 3 GB खा रहा है। पहले वो खाना खाता था, आज की डेट में वो क्या कर रहा है? ठीक है, सुसाइड कर ले रहा है आपका। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं सोसाइटी में कितने चेंजेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट रिवॉल्यूशन। एंड सिमिलरली वी हैव सीन द बेसी चेंजेस फ्रॉम द बेसी आयरन, और आयरन के आने के बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिकल और आपका सोशल में कितना चेंजेस हो चुका है। Now we are moving toward the basic economical and the religious। अब हम उनकी ओर बढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। पहले हम इनको समझेंगे, देन उसके बाद जो है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो अभी स्लाइड्स आ रही हैं वो मैं आपसे केवल समझाने वाली हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इकोनॉमिकल कंडीशंस की बात कर रहा हूं। अर्ली वैदिक एज में हमने देखा था कि आर्यंस जो हैं वो कहां से आ रहे हैं, हाउ दे आर कमिंग, दैट इज सेंट्रल एशिया। मैंने आपको बताया सेंट्रल एशिया से वो आते हैं। सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं? वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं या इंडिया में आते हैं। और इंडिया में वो क्यों आ रहे हैं? इंडिया में आ रहे हैं मतलब उनका जो लाइफस्टाइल है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं नोमैडिक है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, या वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो चारे की खोज में इधर उधर आ रहे हैं। ग्रासलैंड्स की खोज में आपके सेंट्रल एशिया से भागते हुए आ गए। अब सेंट्रल एशिया से भागते हुए आ गए तो हम उनकी कंडीशंस को समझ सकते हैं कि वो क्या है, खाना बदोश है। इंडिया आ गए। अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कहानी को यहीं से समझेंगे और यहीं से उनके रिलीजन्स को जोड़ेंगे। तो देखिए क्या होता है कि द लाइफ ऑफ द बीसी आर्यंस वर बीसी नोमैडिक, खाना बदोश थे। और खाना बदोश का मतलब हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं पशुचारण से, ग्रासलैंड से। और इसी वजह से हम देखते हैं कि दे आर दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स उनकी लाइफ में कौन कौन से गॉड एंड गॉडेस होंगे? वही होंगे जो नेचर से जुड़े होंगे, प्रकृति से जुड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वैसे हम कह सकते हैं कि वो आप देखेंगे सेंट्रल एशिया में है। अब सेंट्रल एशिया से वो इंडिया आ गए।
है ना, इंडिया से आ गए, तो वो सबसे ज्यादा किसके टच में है? एक तो लाइफ उनका अनस्टेबल है और वो प्रकृति के ही संरक्षण में है, नेचर के ही संरक्षण में है, और नेचर ही उसका गॉड होगा, वो गॉड को ही बेसी नमस्कार करेगा। और यही हम कहां से कह सकते हैं, यहीं से हम समझ सकते हैं उनके धर्म को। अब प्रकृति में कितने देवता हैं? देयर आर द मल्टीपल गॉड्स दैट इज प्रेजेंट इन द बीसी नेचर। और नेचर में जब इतने सारे गॉड होंगे तो हम देखेंगे एक सूर्य देवता है, एक बेसी वायु देवता है, एक विंड के देवता है, एक आपके पानी के देवता है, एक आपके देखेंगे भाई अलग अलग देवता है। देयर आर द मल्टीपल, वी कैन से दैट कि देयर इज ए मल्टी गॉड सिस्टम, बहुदेववाद, दैट इज मल्टी गॉड सिस्टम, ठीक है। और इन गॉड को हम यहां देखने वाले हैं, वी कैन डिवाइड इन द 33 गॉड। तो ये है बेसिकली, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक से ज्यादा है तो 33 गॉड हो जाएंगे, करेक्ट है। अब यहां हम 3 गॉड को डिवाइड करने वाले हैं 1 and 2 and 3 कैटेगरीज, क्योंकि गॉड हैं उनको डिवीजन को करना होगा। तो यहां पर 3 गॉड, 33 गॉड्स हैं, दे डिवाइड इन द डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। जैसे पृथ्वी का देवता होगा वो हो जाएगा आपका सोम हो जाएगा या रिवर हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अर्थ पर हम देखेंगे रिवर होगा, तो यहां पर आप देखेंगे दैट मीन्स जो आपका अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष हम देखेंगे पर्जन्य, पर्जन्य मतलब क्राउड होता है, बादल होता है, और इस तरीके से आप आगे को समझ सकते हैं। तो वी कैन से दैट कि दिस गॉड इज डिवाइडेड इन द मल्टी गॉड सिस्टम। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर हम देखते हैं कि दे आर गोइंग टू रिप्लेस बाय द सिंगल गॉड, और सिंगल गॉड में हम देखेंगे अलग अलग जो हो जाएगा। अब देखो रिलीजन जो है वो टोटली कलेक्ट है सोसाइटी से। सोसाइटी में आपने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये क्या थे? इक्वल थे। अब यहां पर क्या हो चुका है लेटर वैदिक में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहां पर भी वही चीज है कि पहले सब बराबर थे, सब लोग किसकी पूजा करते थे? 33 गॉड की करते थे। आगे चलकर ये होगा कि ये वाला गॉड मेरा, ये वाला गॉड मेरा, ये वाला गॉड तेरा, करेक्ट है। जो बचेगा वो किसको मिलेगा? वो इसको मिलेगा। तो ये जो पूषण दिखाई दे रहा है, ये गॉड का जो बेसिक कह सकते हैं, ये पूषण जो है वो पशुओं का देवता होगा, द गॉड ऑफ द एनिमल्स, दैट इज बेसिक कंसीडर दैट इज इन द लेटर वैदिक एज, और ये शूद्रों का देवता हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप, आई थिंक सारी चीजें आ रही होंगी। हमने देखा कि रिलीजन जो जुड़ा हुआ है वो सोसाइटी के चेंजेस से, और सोसाइटी में हमने देखा है कि वर्ण व्यवस्था में चेंजेस हुए, चेंजेस इन द वर्ण सिस्टम। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो देवता जो हैं उनका भी विभाजन किस आधार पर होगा? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी के आधार पर ही रिलीजन डिसाइड हो रहा है। आज की डेट में आपको जय माता दी बोलना होगा और जय श्री राम बोलना होगा, तभी आप जी पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे और कहानी को भी इसी कह सकते हैं समझ रहे होंगे। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो वी कैन से दैट दैट इज बेसिक सिनारियो है, सोसाइटी जैसा कहेगी वैसा हमें रिलीजन में करना होगा, या रिलीजन जो है वो सोसाइटी से जुड़ी हुई है, तो वही चीज है आपको देखना होगा। तो देवताओं का विभाजन बेसी हो जाएगा। और अब हम देखने वाले हैं क्या? अब हम देखेंगे कि ब्राह्मण का देवता अलग है, और क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, और शूद्र का अलग है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ब्राह्मण के देवता जो है वो अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, रुद्र है, और बचेगा किसके लिए? शूद्र के लिए क्या बच रहा है? वो है आपका पूषण। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल आर गेटिंग। जी 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 हाँ, अमित शाह का स्टेटमेंट भी आया है, अमित शाह का स्टेटमेंट भी आया है। मैं पीछे हट जाता हूं। अमित शाह का स्टेटमेंट आया और अमित शाह ये कहते हैं कि भाई कि चुनाव के अंत तक आते आते तक आप देखने कि जो ममता बनर्जी भी है जय श्री राम बोलने लगेंगी। तो भाई ये वही चीज है, ठीक है। सोसाइटी जो है, समाज है, वो क्या है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और यहाँ हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं, मतलब हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी बात समझ में आ गई? तो वैश्य का क्या हो जाएगा? रुद्र, मारुत हो जाएगा। शूद्र के लिए केवल बचेगा पूषण। और इस तरीके से सोसाइटी में रिलीजन चेंज हो रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने देखा है कि भाई की सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है। तो दिस इज द बेसिक सिनारियो ऑफ द सिस्टम। अब भैया आप यज्ञ करने की तैयारी में आ गए हैं, आपके सामने एक यज्ञ होती है और अब आपको जय श्री राम बोलना है और आगे बढ़ना है। तो आगे हम देख लेते हैं some of the important gods in the early Vedic age and the later Vedic age। आप देखेंगे कि सबसे यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंद्र। अर्ली वैदिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है इंद्र। जैसे लेटर वैदिक में कोई नहीं पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। इंद्र बेसिक कह सकते हैं गायब भी हो जाएगा, वो आता ही नहीं है। तो इंद्र जो है वो अर्ली वैदिक एज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड है। वाई?
इंपॉर्टेंट गॉड क्यों है? क्योंकि ऋग्वेद में इसको सबसे ज्यादा प्रिविलेज दी गई है। कैसे बताया मैंने? आज का न्यूज़पेपर उठा लीजिए और सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होगी? नरेंद्र मोदी की होगी। तो वैसे ही समझ लीजिए, आप ऋग्वेद उठा लीजिए और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा नाम किसका दिया? इंद्र इंद्र इंद्र। और इंद्र का जब नाम दिया होगा तो क्या होगा? इंद्र जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड हो जाएगा। और ही वॉज कंसिडर दैट मीन्स द सी टू बी द गॉड ऑफ द क्लाउड्स एंड गिव रेन्स। वो क्या करता है? वो वर्षा देता है और आपका बादल का देवता भी माना गया है। ठीक है साहब, हमने आपको बांध लिया। तो इंद्र वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द अर्ली वैदिक एज एंड इट वॉज मेंशन्ड 250 टाइम्स इन द ऋग्वेद। गॉट इट माय पॉइंट्स? भाई मजा आ रहा नहीं आ रहा? या सुनो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अग्नि। अग्नि इज ए सेकेंड इंपॉर्टेंट गॉड। पहला कौन हो गया? आपका इंद्र हो गया। इंद्र के बाद सेकंड कौन सा हो गया? सेकंड हो गया अग्नि। अग्नि इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड दिस, और अग्नि इज ए काइंड ऑफ द मीडिएटर। एक प्रकार के मध्यस्थता का काम करेंगे और ये होंगे आपके गॉड और कॉमन पीपल के बीच में। गॉड और कॉमन या मैंगो पीपल्स के बीच में कौन बीच में काम कर रहे हैं? अग्नि कर रहे हैं। अभी आपने यज्ञ किया है, इस यज्ञ में से एक भगवान निकल कर आएंगे, गॉड निकल कर आएंगे, वो आपको खीर देंगे, वो खीर खा लोगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसा वो कहेंगे। एंड दिस इज ए काइंड ऑफ द स्टोरी एंड दिस इज ए काइंड ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द अग्नि। और ये आपका मैसेज जो है गॉड के पास ले जाएंगे कि बच्चे को पेपर क्लियर करना है, खीर खाइए और पेपर क्लियर कर दीजिए। दिस इज द अग्नि। अग्नि वाई? दैट मीन्स सेकंड इंपॉर्टेंट गॉड दैट इज मेंशन आफ्टर द बीसी इंद्र। और इनकी जो चर्चा की गई है वो दूसरे नंबर पर की गई है। तो ऋग्वेद का दूसरा इंपॉर्टेंट गॉड है और इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य की भूमिका निभाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला, इसको 200 सूक्त दिए गए हैं, 200 दिए गए हैं जो आपके इंद्र से कम हैं। इसके बाद हमारा तीसरा गॉड आता है, उसका नाम है वरुण धवन। नाम तो सुना ही होगा। और हम देखते हैं कि वरुण का नाम काम है दैट मीन्स द बीसी क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट को देखने वाला या उसकी सिक्योरिटी करने वाला। एंड इट वाज द बेसी इट वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ द ऋग्वेद। वैदिक में क्या होता है? देखो, अर्ली वैदिक के हमने 3 गॉड देख लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में हमने क्या देखा? इंद्र को देखा। इंद्र के बाद हमने देखा अग्नि को देखा, ठीक है। और अग्नि के बाद हमने वरुण को देखा, बराबर है। एंड दीज आर द बेसिक 3 गॉड्स, ठीक है। और ये जो गॉड हैं वो आगे चलकर क्या होंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। अब रिप्लेस कैसे हो जाएंगे? अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट गॉड जो है लेटर वैदिक एज में, उसका नाम हो जाएगा ब्रह्मा या प्रजापति या प्रजापत्य। एंड दिस इज कॉल्ड द क्रिएटर। जिसने सृष्टि को बनाया है वो है प्रजापत्य। समझ में आया? ठीक है। दैट इज फर्स्ट गॉड। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड रुद्र। रुद्र मतलब जो है वो कहीं ना कहीं सृष्टि को डिस्ट्रॉय करेगा। और इस तरीके से हम देखेंगे वो होगा रुद्र, और रुद्र ही आगे चलकर हमको देखने को मिलेंगे शिव के रूप में। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो इस तरीके से हम देखेंगे सेकंड गॉड। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड, और थर्ड को हम कहेंगे विष्णु। और विष्णु मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल्स एंड द प्रीसी। देखिए, अब यहां से जो चीजें आ रही हैं वो यहां पर भी हैं, लेकिन उनका स्वरूप चेंज हो गया, अब इसी कंसेप्ट चेंज हो चुके हैं। तो वही चीज है, मतलब आप देखिए कहीं ना कहीं जो है वो कंसेप्ट चेंज हो रहे हैं बिकॉज चेंज ऑफ द बीसी सोसाइटी। और सोसाइटी में आयरन के आने के बाद ये सब चेंज हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, आयरन नहीं बेसी आग लगा दी है। और ये विष्णु जो है आज की डेट में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड होंगे 2021 में, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो है वो इन्हीं के पास जाएंगे, सर हमारा पेपर निकलवा दो, हम आपको 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, माँ की कसम। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विष्णु जो है वो आपकी रक्षा करेंगे, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन और क्या चीजें चेंज हुई? वी कैन सी दैट अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में हम देखेंगे जाने में कुछ चेंजेस और होंगे। चेंजेस क्या होंगे? मोड ऑफ वर्शिप, पूजा करने का तरीका। आज की डेट में आप क्या करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, ठीक है, आपका अलग अलग है। कोई व्यक्ति जो है वो इसलिए क्या करता है कि अगरबत्ती इस तरीके से किया उसने और उसके बाद उसने अपने कान में लगाया और उसके बाद चला गया, इस तरीके से भी अगरबत्ती लगाता है, ठीक है। तो ये एक पूजा करने का तरीका एक हो सकता है, ठीक है। एक बच्चे का तरीका कुछ ऐसा ही था। लेकिन अर्ली वैदिक लेटर वैदिक एज में क्या होता है? अर्ली वैदिक एज में मोड ऑफ वर्शिप दैट मीन्स हम कह सकते हैं प्रेयर के फॉर्म में था। आपने हाथ जोड़ा, ठीक है, आप मेरे हाथ को देख रहे होंगे, आपने हाथ जोड़ा, भगवान खुश और आपकी पेपर क्लियर, करेक्ट है, ये होता था। कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, बहुत सिंपल पूजा हुआ करती थी।
ठीक है, मतलब आप देखेंगे अर्ली वैदिक एज में। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, लेटर वैदिक एज में दैट मीन्स ठीक है वो स्थान ले लिया किसने, वो यज्ञ ने ले लिया। और यज्ञ के साथ साथ हम देखेंगे फॉर्मूला यूज किए जाएंगे, और फॉर्मूला के साथ साथ मंत्र यूज किए जाएंगे। द वी कैन से दैट सम काइंड ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस इज कमिंग इन द बीसी लेटर वैदिक एज। जो काम यहां प्रार्थना से हो रहा था वो अब यहां पर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलकर हम देखेंगे इसमें सेक्रीफाई भी होंगे, बलि। करेक्ट है। अब कोई अब देखो धीरे धीरे कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, आगे चला होगा बलि दी जाएगी, और बलि किसकी दी जाएगी, एनिमल्स की दी जाएगी, पशुओं की दी जाएगी। तो यहां पर हम देखेंगे कुछ ऐसी कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। तो कल कोई भी व्यक्ति यदि लेट हो जाता है क्लास में तो वो 4 बलि लेके आएगा, ध्यान देना, 4 मुर्गी लेकर आएगा, और वो फिर हम कह सकते हैं अभी तक तो ठीक है, अभी तक हम अर्ली वैदिक एज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कल हम लेटर वैदिक एज पढ़ेंगे, और कल यदि कोई लेट हो जाता है तो वो 4 पशु लेकर आएगा, 4 मुर्गी लेकर आएगा। पहले हम उनको इंटरनेट से काटेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, क्लास शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हैं लेटर वैदिक एज में कितने कंसेप्ट चेंज हो चुके हैं, समझ में आया। तो दैट मीन्स द फॉर्मूला इज कमिंग इन द लेटर वैदिक एज एंड दिस इज द बेसिक कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, हाँ, तो जितने हंस रहे हैं वो जल्दी आ जाएंगे, इतना पक्का मुझे मालूम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेसी रिलीजियस लाइफ चेंज हो रही नहीं हो रही अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक एज, करेक्ट है। तो आप देख लीजिए इस पॉइंट को पढ़िए कि द मोड ऑफ वर्शिप चेंज कंसिडरेबली एज ए सैक्रिफाइस बिकम फॉर मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रेयर्स अलोंग द फॉर्मूला मंत्र केयरफुली प्रोनाउंस्ड बाय द सैक्रिफायर। और अब आपको वो मंत्र भी अच्छे से बोलना होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी ने मंत्र कुछ गड़बड़ बोला तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं द मोड ऑफ वर्शिप इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन द लेटर वैदिक एज। समझ में आया या नहीं आया? आप लोगों की स्माइल बता रही है कि आप लोग बड़ा ही मजे कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, ठीक है। तो कहानी वैसी लेटर वैदिक एज में कुछ इस तरीके से है। तो आप यदि धर्म के नाम पर पढ़ रहे हैं तो प्लीज भाइयों और बहनों धर्म के नाम पर ना पढ़ें, ठीक है। इसे हिस्ट्री के नाम पर ही पढ़ें तो आपको मजा आएगा, ठीक है। अन्यथा कुछ जो है लोग मेरे से नाराज भी हो सकते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, पहले ही आपको बता देता हूं, ठीक है। अब और देख लेते हैं इकोनॉमिकल लाइफ, इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। सोसाइटी हम समझ चुके हैं, रिलीजन हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिकल लाइफ की बात करते हैं। तो देखिए फिर से आते हैं उनकी लाइफ पर, और आपने देखा आर्यंस जो है वो नोमैडिक हैं, बदोश हैं और खाना बदोश हैं। तो हम देखेंगे उनकी लाइफ जो होगी वो आपकी टेम्परेरी होगी, वो इधर से उधर भागेंगे, अस्थायी जीवन होगा। और अस्थायी जीवन आपका, टेम्परेरी लाइफ, अनस्टेबल लाइफ किसको इंडिकेशंस देती है? दैट इज द क्लियर इंडिकेशन, दैट इज पशुपालन। ऋग्वेद में जो वॉर हो रहे हैं जो हमने देखे वो एक कबीला से दूसरे कबीला में, इट वॉज दैट इज द रीजन, या कह सकते हैं वो क्यों हो रहे हैं, रीजन है पशुओं के कारण ही युद्ध हो रहे हैं, वॉर हो रहे हैं। तो वॉर जो है, पशु जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे अर्ली वैदिक एज में। वी कैन से दैट अर्ली वैदिक एज में पशुपालन सबसे नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पर कौन है? एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर से वो फैमिलियर हैं, लेकिन वो किस नंबर पे है? वो सेकंड नंबर पर है। और ऋग्वेद में भी क्लियर इंडिकेशन दिए गए हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन पशुपालन पशुपालन, एंड इट इज वाज मेंशन इन द 176 टाइम। जबकि एग्रीकल्चर कितनी बार दिया है? केवल 24। और आप सभी को पता होगा 176, ठीक है, 24 से दैट मीन्स, ठीक है, बड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट है। 176 इज ग्रेटर देन 24। वी कैन इजीली कंसीडर दैट इज एनिमल हस्बेंड्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेटर वैदिक एज में क्या होगा? लेटर वैदिक एज में बेसी आयरन आ गया है, और आयरन के आने से ही बेसी क्रांति आ जाएगी। ये आयरन ही आग लगाएगा, और आयरन के आने से हम देखेंगे एग्रीकल्चर जो है वो तेजी से बढ़ेगा, इतना तेजी से बढ़ेगा कि वो स्क्रीन को फाड़ कर बाहर भी चला जाएगा। तो एग्रीकल्चर जो है वो कहीं ना कहीं तेजी से जब बढ़ेगा तो हम यहां पर देखेंगे कि कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। एग्रीकल्चर टूल बहुत तेजी से मजबूत होंगे, और तेजी से जब देखेंगे तो स्थायी जीवन आ जाएगा। और स्थायी जीवन क्या बताता है? एग्रीकल्चर को इंडिकेशंस देता है। और ये नंबर जो है अब वो चेंज हो चुके हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर जो यहां पर था वो अब यहां पर हो चुका है, और ये चीज जो है वो यहां पर हो चुका है। 2021 में आएंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे, कृषि कानून। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई?
यू गाइज आर गेटिंग माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर, तो देखो सिनारियो देखिए, सिचुएशंस देखिए, और सिचुएशंस कहीं ना कहीं जो है वो चेंज हो रही हैं बिकॉज ऑफ द वन सिंगल कंसेप्ट, एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्कवरी ऑफ द आयरन, और आयरन के आने की वजह से ये चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। करेक्ट है। तो ये हमने क्या क्या देख लिया है, हमने देख लिया है इकोनॉमी, हमने देख लिया पॉलिटी, रिलीजन एंड सोसाइटी ऑफ अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। करेक्ट है। ये 4 पॉइंट हमने समझ लिए हैं, किसके रिस्पेक्ट में, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के रिस्पेक्ट में। आप सभी को ये 4 पॉइंट क्लियर हुए हैं। अब ये 4 पॉइंट्स के अलावा कुछ और चीज बचती है, तो वो अभी हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा मैं इसको फास्ट लूंगा। करेक्ट है। मैंने समझाने वाला सेक्शन हो गया है, और जो मैं आपको नोट्स देने वाला था या जो पीडीएफ देने वाला था वो यहां से होने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि वो सारी चीजें आपको दोबारा यहां पर देखने को मिलेंगी, कुछ कुछ चीजें जैसे मैंने आपको समझाई। जैसे कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर जो है ओवरलैपिंग हो गया, ये विदत दोबारा आ गया है। आप पूरा पीडीएफ एक बार पढ़ें तो मेरी बात समझ में आई। तो थोड़ा सा शिकायत हो सकती है आपको, क्योंकि वो पीछे ओवरलैपिंग था, बट वो केवल समझाने के लिए था। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो विदत, दैट इज वेरी क्लियर, वही चीज यहां पर दोबारा लिखी है। मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा और हम आगे बढ़ जाएंगे।